नमस्कार साथियों, पीएससी अड्डा के यूट्यूब चैनल पर मैं राहुल व्यास आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अभी हम पढ़ रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित काफ़ी जो है वीडियोस हमारे अपलोड हो चुके हैं और पूरी जो है प्लेलिस्ट आपके लिए तैयार हो चुकी है। तो दोस्तों, अगर आप एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी उस प्लेलिस्ट के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर जो है कर सकते हैं और अपने टॉपिक्स को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे भाग 11 हम अभी पढ़ रहे हैं और इससे पहला जो है पार्ट फर्स्ट हम जो है अपलोड कर चुके हैं और उसमें जो है हमने संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है उनको जो है हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कल का वीडियोस, और उसी के जो है आज हम सेकंड पार्ट को हम कवर कर रहे हैं। इसमें हम जानेंगे जल संबंधी विवाद और अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में। तो दोस्तों, संविधान में क्या जो है और इसमें कहा गया है संघ एवं राज्यों के संबंध के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो वो आप जरूर देख लीजिएगा। और स्टार्ट करते हैं और जानते हैं दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच संबंधों के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कल थोड़ा सा जो अच्छे तरीके से बताया था कि हम जो संबंधों के बारे में डिस्कस कर रहे हैं उसको मैंने यहाँ पर एक स्ट्रक्चर के रूप में आपको यहाँ पर शो किया है कि जो संघ एवं राज्यों के संबंध के बारे में कल हमने देखा है कि दोनों के बीच जो है विधायी संबंध यानी कि जो कानूनी संबंध है वो किस प्रकार से अनुच्छेदों में विवरण है। तो जो विधायी संबंधों के बारे में आर्टिकल 245 से 255 तक जो है कानूनी जो संबंध है वो बताए गए हैं कि कहाँ पर जो है संघ अपने कानून बनाएगा और कहाँ पर जो है राज्य अपने कानून बनाएंगे और कहाँ पर जो है संघ का नियंत्रण होगा। वो जो है सभी हम कल डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद है नेक्स्ट जो संबंध होते हैं दोस्तों प्रशासनिक संबंध। ये प्रशासनिक संबंध दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263 तक जो है हमें देखने को मिलते हैं। तो इन अनुच्छेदों में क्या बताया गया है, तो हमारा जो प्रीवियस पार्ट था उसमें तो हमने कवर किया ही था। उसके आगे जो है हम आज इस वीडियो में और भी जानेंगे। और जो थर्ड जो है दोस्तों संबंध होते हैं वित्तीय संबंध, हम जो है इसे कहते हैं संघ एवं राज्यों के बीच जो है वित्तीय संबंध किस प्रकार से होते हैं। तो वित्तीय जो संबंध है दोस्तों ये आते हैं आर्टिकल 264 से लगाकर 291 तक के जो पार्ट है उसमें। तो दोस्तों, जो वित्तीय संबंध होते हैं उसमें जैसे कि आर्टिकल 266 देखेंगे तो उसमें संचित निधि आती हैं और आकस्मिकता निधि आती हैं। 266 जो है 2 पार्ट जो है। तो आप देखेंगे कि दोस्तों इन अनुच्छेदों में जैसे कि वित्तीय जो संबंध है यानी कि संघ सरकार जो टैक्स लगाती है, राज्य सरकार जो है कुछ टैक्स लगाती है, तो ये जो संबंध है ये इन्हीं अनुच्छेदों के तहत जो है संघ और राज्यों को पावर मिलती है। तो हम यहाँ पर इसे अलग रूप से कवर नहीं करेंगे, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सिर्फ जो वित्तीय संबंध है दोस्तों, तो दोस्तों जो वित्तीय संबंध है इसमें आता है आर्टिकल 280 यानी कि आर्टिकल 280, जिसका संबंध आप जानते हैं दोस्तों कि जो वित्त आयोग होता है वो हमने ऑलरेडी आयोग के रूप में अलग से कवर किया है और इकोनॉमिक रूप में भी जो हम वित्त आयोग को पढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप वित्तीय संबंध में वित्त आयोग का वर्णन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं यहाँ पर वित्तीय संबंध को अलग से स्पष्ट नहीं करूंगा, ठीक है। तो हम आज सिर्फ इस वीडियो में जो प्रशासनिक संबंध का पार्ट जो है छूटा हुआ है वो हम जो इसमें कवर कर रहे हैं। तो दोस्तों जानते हैं आगे कि अब इसके बारे में और क्या बताया गया है। तो जल संबंधी विवाद। अब जल संबंधी विवाद क्या होते हैं दोस्तों, सबसे पहले जैसे कि आप जानते होंगे कि जितनी भी नदियां होती है वो अपने मुहाने से जब निकलती है तो वो किसी न किसी एक स्टेट से निकलकर दूसरे राज्यों में प्रवेश करती हैं। अब चूंकि एक राज्य और 2 राज्य जो होते हैं तो वहाँ की दोनों की जो है अपनी बाउंड्रीज होती हैं, दोनों के कानून भी अपनी विधायिका जो राज्य विधानमंडल होते हैं वो निर्मित करते हैं और अपने अपने जो है उनके क्षेत्राधिकार होते हैं। अब दोस्तों प्राकृतिक नेचुरल रूप से तो उन्हें जो है रोका नहीं जाता है, परंतु जब एक नदी दूसरे राज्य में प्रवेश करती है तो वहां पर क्या होता है कि जो 2 राज्य होते हैं आपस में अगर किसी विवाद पर उलझ जाते हैं, जैसे कि जो नदी का जल होता है उससे संबंधित विवाद उत्पन्न हो जाता है कि ये नदी हमारे यहाँ पर है तो इसका जो है इतना % जो है हम पानी यूज करेंगे। तो वहां पर अगर मान लीजिए कोई डैम की व्यवस्था कर दी जाती है एक राज्य द्वारा, तो उस जिस राज्य द्वारा अगर मान लीजिए इस प्रकार से कुछ एक्शन ले लिया जाता है तो वहां पर क्या होता है 2 राज्यों के बीच डिस्प्यूट उत्पन्न हो जाता है, विवाद उत्पन्न हो जाता है। इसी जल को लेकर जब विवाद 2 राज्यों या 2 से अधिक राज्यों के बीच में विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर आता है दोस्तों आर्टिकल 262 की बात। अब इस आर्टिकल 262 में हम देखते हैं क्या लिखा गया है। तो संविधान के आर्टिकल 262 में
अंतर्राज्यीय जल विवादों को न्याय निर्णय से संबंधित हैं। यानी कि जल विवादों के निपटान संबंधी जो है उनको न्याय जो है निर्णय करने के लिए ये इससे संबंधित हैं। इसमें दो प्रावधान दिए गए हैं, इसी आर्टिकल में दो प्रावधान दिए गए हैं। फर्स्ट क्या है दोस्तों कि संसद कानून बनाकर अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के जल के प्रयोग, फिर बंटवारे तथा नियंत्रण से संबंधित किसी विवाद पर शिकायत का न्याय निर्णय कर सकती हैं। फर्स्ट दोस्तों प्रावधान क्या है इस आर्टिकल में, ये समझिए कि संसद को डायरेक्ट ये अधिकार है कि वो एक कानून निर्मित करे जो नदियों से संबंधित, नदी घाटियों के जो जल का प्रयोग है और उनका जो बंटवारा करना है, या फिर जो जल के नदी जो जल है उसका नियंत्रण करना है, तो उनसे संबंधित जो विवाद आते हैं दोस्तों उनके शिकायत पर उनको न्याय प्रदान करना है और डिसाइड करना है कि कौन से नदी का जो है पानी कौन सा राज्य कितना यूज करेगा। इस प्रकार से संसद जो है डायरेक्ट कानून बनाकर जो है न्याय निर्णय कर सकती है। ये इस फर्स्ट प्रावधान में बोला गया है। सेकेंड प्रावधान है दोस्तों कि संसद यह व्यवस्था कर सकती हैं कि ऐसे किसी विवाद में न ही सुप्रीम कोर्ट या अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करती हैं। इस प्रावधान के अधीन संसद में दो कानून बनाए गए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि संसद यह व्यवस्था कर सकती हैं कि ऐसे विवाद में सुप्रीम कोर्ट अपना हस्तक्षेप नहीं कर सकती। जो नदी जल विवाद होते हैं दोस्तों इनको डायरेक्टली आप सुप्रीम कोर्ट में नहीं ले जा सकते हैं और वहां पर जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी अपने अधिकार क्षेत्र जो सुनवाई का अधिकार है, न्याय करने का उसको पावर है, तो वो जो है इस मामले में नहीं कर सकती। संसद को यह व्यवस्था करनी होगी कि इसके लिए कुछ कानून निर्मित करें ताकि जो न्याय निर्णय वाली जो व्यवस्था है न्याय प्रदान करने की, वो जो है हम सुविधा जो है उपलब्ध संसद को करानी होगी। ये दूसरे प्रावधान में बोला गया है। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं करती है, यहाँ पर दोस्तों याद रखें नहीं करती है, ऐसा है। तो इस प्रावधान से संबंधित दोस्तों अभी संसद ने दो कानून बनाए रखे हैं, ठीक है। तो फर्स्ट कानून है नदी बोर्ड अधिनियम, ये बनाया गया था 1956 में। फिर दूसरा कानून बनाया है संसद ने अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 में। अब इन अधिनियमों में क्या बोला गया है तो हम यहाँ पर समझते हैं। सबसे पहला है नियम नदी बोर्ड अधिनियम। अंतर्राज्यीय नदियों तथा नदी घाटियों के नियंत्रण तथा विकास के लिए नदी बोर्डों की स्थापना हेतु बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो नदी बोर्ड एक्ट लाया गया 1956 में, इसमें इस प्रकार की व्यवस्था संसद ने की है कि जितनी भी जो नदियां हैं उनके विवाद के समाधान के लिए एक नदी बोर्ड की स्थापना की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि यमुना नदी है तो यमुना नदी बोर्ड होगा। फिर इस प्रकार से हमारे एमपी में बेतवा के लिए बेतवा नदी बोर्ड है जो है उसके लिए कार्य करता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सभी नदियों के लिए जो है विशेष रूप से जहाँ पर ज़्यादा विवाद हो वहाँ पर जो है एक नदी बोर्ड की स्थापना कर दी जाए, ताकि जो है वो जो नदी बोर्ड होगा उस नदी से संबंधित जो भी है उसके नियंत्रण संबंधित, उसके विकास संबंधित जो है वो कार्य करेगा। इसकी स्थापना जो है संबंधित राज्यों के निवेदन पर केंद्र सरकार द्वारा इन्हें सलाह देने हेतु की जाती है। तो इसकी स्थापना कब की जाती है दोस्तों, जब जिस भी राज्य से संबंधित होगी वो नदी और वहाँ का जो राज्य है अगर वो केंद्र सरकार से जो है प्रस्ताव पारित करके जो है सलाह जो है की बात करें तो वहाँ पर जो है इन्हें सलाह देने हेतु जो है इनकी स्थापना की जाती है। तो नदी बोर्ड जो होती हैं वो स्पेशल रूप से जो नदी होती हैं, जैसे कि मैंने बताया कि अभी एमपी में बेतवा नदी के लिए बेतवा नदी बोर्ड है। तो बेतवा नदी बोर्ड जो के है वो क्या करती हैं, राज्य जो है एमपी को उसको सलाह देती हैं कि बेतवा नदी के डेवलपमेंट के लिए ये कार्य किया जाए, या फिर यहाँ पर जो है इनके नियंत्रण संबंधी जो है इस प्रकार के कुछ कार्य किए जाए। तो इस प्रकार से सलाह देने का कार्य भी जो है नदी बोर्ड करती है। अब दोस्तों जो सेकेंड अधिनियम हमने देखा है अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956, ये आपको दोनों अधिनियम दोस्तों याद होना चाहिए कि ये बनाए कब गए थे और इसमें क्या प्रावधान किए गए। हालांकि जो एक्ट बनाए जाते हैं दोस्तों वो काफ़ी विस्तृत होते हैं। उसकी आप देखेंगे जब भी एक अधिनियम को आप पढ़ेंगे तो उसमें पूरा जो है लिखा जाता है बाकायदा एक एक चीज़, और हर चीज़ का एक मतलब होता है। परंतु हम जब भी स्टडी करते हैं तो यहाँ पर जो हमारे मुख्य पॉइंट्स होते हैं, मुख्य प्रावधान होते हैं, उनमें क्या जो है हमें जो मेनली पढ़ना है वो ही हम जो है यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट अधिनियम मैंने आपको बता दिया, और सेकेंड अधिनियम जो अंतर्राज्यीय जल विवाद एक्ट 1956 है, इसके तहत केंद्र को
अंतर्राज्यीय नदी व नदी घाटी के संबंध में अथवा राज्यों के मध्य विवाद के न्याय निर्णय हेतु एक अस्थायी जो है न्यायालय के गठन की शक्ति देता है। तो इस अधिनियम में दोस्तों ये प्रावधान कर दिया गया कि जो केंद्र है उसको ये पावर मिल गई है कि जो न्याय निर्णय करना है दो राज्यों के मध्य जो विवाद उत्पन्न होगा नदी से संबंधित, तो वहां पर जो है एक अस्थायी न्यायालय यानी कि टेम्परेरी न्यायालय जो कोर्ट होता है उसका जो है गठन करने की शक्ति जो है किसको मिल गई, केंद्र सरकार को, इस एक्ट के तहत। तो न्यायालय का जो निर्णय होगा, जो अस्थायी न्यायालय बनाया जाएगा उसका निर्णय क्या अंतिम होगा और सबके लिए ये बाध्य होगा, यानी कि जो अस्थायी न्यायालय का गठन किया जाएगा उसका निर्णय तो अंतिम होगा और वो सभी को मानना आवश्यक है। ऐसे न्यायाधिकरण यानी कि ट्रिब्यूनल के अधीन विवाद सर्वोच्च एवं अन्य न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र से बाहर रहते हैं। तो जो इस अस्थायी न्यायालय की बात हम कर रहे हैं, ट्रिब्यूनल की, जो विवाद को सुनता है, तो उसके अधीन अगर कोई मामला आता है दोस्तों तो वो क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट और अन्य जितने भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होते हैं उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर होता है। वो जो है हस्तक्षेप इस मामले में नहीं करते हैं। यहाँ पर जो अस्थायी न्यायालय होते हैं वो जो है इन मामलों को देखते हैं और उन पर जो है डिसीजन सुनाते हैं। ठीक है। यदि जल विवादों से विधिक अधिकार या हित जुड़े हुए हैं तो सुप्रीम कोर्ट राज्यों के मध्य विवादों की स्थिति में सुनवाई कर सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि इसमें कहना क्या चाहते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर तो बात कर दी कि ये जो ट्रिब्यूनल के अंतर्गत अगर कोई मामला है नदी विवाद संबंधित, तो वहां पर सुप्रीम कोर्ट या अन्य जो कोर्ट होंगे वो इसमें जो हस्तक्षेप नहीं कर सकते। परंतु अगर कोई नदी विवाद जो है इस प्रकार से संबंधित है कि वो कानूनी रूप से जुड़ा हुआ है या हित से जुड़ा हुआ है, लोगों के हित से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, अगर वो किसी कानून से कनेक्टेड है तो वहां पर होगा सुप्रीम कोर्ट द्वारा राज्यों के मध्य की स्थिति में सुनवाई वो कर सकता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी ये प्रावधान इसमें दिया गया है कि अगर कोई नदी जल विवाद किसी कानून से रिलेटेड है या फिर वहां पर किसी कानून की जो है मध्यस्थता आ जाती है, तो वहां पर क्या होगा दोस्तों, वहां पर सुप्रीम कोर्ट जो है सुनवाई कर सकता है। फिर अब दोस्तों हम आते हैं वर्तमान कंडीशन में कि वर्तमान जो सरकार है यानी कि अभी गवर्नमेंट में मोदी सरकार है, तो उन्होंने जो है अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक 2017 को संसद में पेश किया था। यह अधिनियम जल विवादों के निपटान पर तीव्र व्यवस्था करता है। अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अंतर्राज्यीय जल विवाद संशोधन विधेयक 2017 है, ये 2017 में भी संशोधन हुआ है और अभी शायद 2019 में भी इस पे संशोधन हुआ है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे ये जब हम बात कर रहे हैं इस एक्ट की, तो इस एक्ट को संसद में प्रस्तुत किया गया था और इसमें एक व्यवस्था की गई थी कि जो जल विवाद है उनके निपटान की इसमें तीव्र व्यवस्था हो, ताकि जो निपटान करना है नदी जल विवाद का उसको जो है जल्दी से क्रियान्वित किया जा सके और जल्दी से जो है डिस्प्यूट को उसको निपटारा किया जा सके। इसके अंतर्गत जो है एक विवाद निपटान समिति जो है होगी, जो विवाद को 1 साल के अंदर निपटान करेगी। तो ये जो एक्ट है दोस्तों, इसमें ये प्रावधान है कि एक विवाद निपटान कमेटी जोड़ी गई, संशोधन किया गया है दोस्तों। अंतर्राज्यीय जो जल नदी विवाद हमने 1956 देखा है, उसमें ये संशोधन हुआ था 2017 में कि उसमें एक विवाद निपटान कमेटी बना दी गई जो विवाद को 1 साल के अंदर निपटान करेगी ही करेगी। अब 2017 का जो ये विधेयक था, इसके अनुसार एक स्थायी न्यायाधिकरण की व्यवस्था की गई है। तो दोस्तों जो ये स्थायी न्यायाधिकरण का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एक परमानेंट ट्रिब्यूनल की व्यवस्था कर दी गई है, यानी कि हमेशा के लिए वो बना रहेगा। बिल में जल से संबंधित आंकड़े संग्रह की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने का भी प्रावधान किया गया है और स्थानीय जो न्यायाधिकरण है उसकी अनेक बेंच होगी। अब यहाँ पर अनेक बेंच का मतलब दोस्तों क्या होता है कि जो जज करने वाली होती है वहां पर कोई एक जज जो है डिसीजन नहीं लेता है। अनेक बेंच में जो है बहुत सारे, जैसे कि समूह होता है, जैसे कि 5 सदस्यों का पैनल होता है, 7 सदस्यों का पैनल होता है या फिर 3 सदस्यों का भी इसमें पैनल होता है, तो उन्हें जो है हम बेंच बोलते हैं। तो स्थायी न्यायाधिकरण जो यहाँ पर व्यवस्था है, इसमें जो है अनेक बेंच होगी जो इसमें डिसीजन जो है सुनाएगी। इसके बाद 2017 के विधेयक में केवल एक एजेंसी होगी। तो इस विधेयक में ये भी प्रावधान है कि केवल एक एजेंसी होगी जो जल विवाद से संबंधित आंकड़ों एवं सूचना को रखेगी। अब काफी जो है दोस्तों आंकड़े भी होते हैं कि जैसे कि
कौन सी नदी का पानी जो है किस राज्य को कितना जा रहा है, वहाँ पर किस प्रकार की व्यवस्था है, तो वहाँ पर जो है दोस्तों इन संबंधी जितने भी आंकड़े हैं वो जो है ये एजेंसी रखती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक नोट है दोस्तों, ये आप याद रख कर लीजिए कि अब तक केंद्र 9 अंतर्राज्यीय विवाद न्यायाधिकरण स्थापित कर चुका है। जो ट्रिब्यूनल की यहाँ पर बात की गई है ना, स्थायी न्यायाधिकरण की, तो यहाँ पर केंद्र ने अभी तक 9 अंतर्राज्यीय विवाद न्यायाधिकरण स्थापित कर दिए हैं। अब हम आते हैं दोस्तों अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में। वो हो गई बात हमारी अभी अंतर्राज्यीय जो नदी जल विवाद हैं उससे संबंधित आर्टिकल 262 की। अब हम आते हैं अंतर्राज्यीय परिषदों के बारे में, ये क्या है। तो आर्टिकल 263 में ये कहा गया है कि राज्यों के मध्य, यानी कि 2 या 2 से अधिक राज्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय हेतु अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है। अब इस आर्टिकल में दोस्तों ये कह दिया गया है कि जो 2 राज्य हो हैं या फिर 2 से अधिक राज्य या फिर केंद्र और राज्य के मध्य अगर कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो उनमें समन्वय यानी कि तालमेल या फिर हम कहें कि संतुलित अवस्था जो है बिठाने के हेतु जो है एक अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की ये व्यवस्था इस आर्टिकल 263 में हमारे संविधान में कर दी गई है। तो राष्ट्रपति यदि किसी समय पर महसूस करें कि ऐसी परिषद का जो है गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। अब दोस्तों यहाँ पर आर्टिकल 263 में जब हमारा संविधान बना था तो 2 राज्यों के मध्य जो कभी डिस्प्यूट होता है या फिर केंद्र राज्य के मध्य में भी अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर एक अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन की व्यवस्था दी गई थी। परंतु यहाँ पर राष्ट्रपति को ये पावर थी कि अगर ऐसा लगता है तो वहां पर राष्ट्रपति जो है ऐसी परिषद का गठन कर सकता है। परंतु उस समय जब हमारा संविधान बना था तब तो इस प्रकार की कोई व्यवस्था बनाई नहीं गई, परंतु इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि ये कब बनी थी। आर्टिकल 263 के अनुसार अंतर्राज्यीय परिषद के निम्न कर्तव्य हैं। अब ये अंतर्राज्यीय जो परिषद की हम बात कर रहे हैं इसी के तहत जो है दोस्तों आर्टिकल 263 में इसके कर्तव्य दिए गए हैं कि क्या ये करेगी। तो राज्यों के उत्पन्न विवाद हैं उनकी जांच करना और विवादों पर सलाह देना, यानी कि अगर राज्यों के मध्य किसी प्रकार से कोई भी विषय पर अगर विवाद उत्पन्न हो जाता है तो वहां पर जो है वो जांच करता है ये अंतर्राज्यीय परिषद और उन विवादों पर जो है सलाह देता है। ऐसे विषय जिनमें राज्यों एवं केंद्र के समान हित हो उन पर ये विचार करता है, जो आवश्यक हो हितकर हो दोस्तों उन पे ये विचार करता है। ऐसे विषयों पर विशेष तौर पर नीति तथा इनकी क्रियान्वयन में बेहतर समन्वय हेतु ये संस्तुति जो है प्रदान करता है, यानी कि सिफारिश करता है। अंतर्राज्यीय विवादों पर जांच करने का तथा सलाह देने का परिषद का जो कार्य है वो उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल 131 के अंतर्गत सरकारों के मध्य कानूनी विवादों के निर्णय के अधिकार क्षेत्र के संपूरक हैं। अब दोस्तों यहाँ पर समझिए कि ये अंतर्राज्यीय परिषद की बात कर रहा है कि अंतर्राज्यीय जो परिषद को दिया है अधिकार जांच करने और सलाह देने का, तो ये कार्य दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 131। अब 131 आर्टिकल में क्या कहा गया है, तो दोस्तों 131 आर्टिकल है कि सुप्रीम कोर्ट को जो है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के तहत ये शक्ति दी गई है कि केंद्र या राज्य के मध्य या 2 राज्यों के मध्य अगर कभी भी विवाद उत्पन्न हो जाता है किसी विषय से संबंधित लेकर तो वहां पर जो है उसकी सुनवाई जो है वो सुप्रीम कोर्ट में आप डायरेक्ट जो है कर सकते हैं। परंतु अब यहाँ पर दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस समझिए कि जो अंतर्राज्यीय परिषद है कार्य दोनों का सेम है दोस्तों, ये भी न्याय निर्णय करने का कार्य करेगी और जो वहां पर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी डिसीजन करेगी। परंतु यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि जब विवाद उत्पन्न होता है तो वहां पर जो है एक अपील दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, या फिर जो है आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि जो ये अंतर्राज्यीय परिषद होगी ये एक बिना मतलब जो है कोई किसी प्रकार से जो लीगली रूप से जो है कोई कार्यवाही करते हुए जो है ये लोकल रूप से ही जो है अपना जो है मतलब आपसी सामंजस्य के आधार पर जो है डिसीजन हो जाता है दोस्तों। और जो भी जो है डिसीजन होता है जैसे कि तो वहां पर जो है दोनों जो है मान लेते हैं, जैसे कि जो केंद्र हो गया राज्य हो गया तो वहां पर दोनों जो है आपसी तालमेल के हिसाब से जो है डिसीजन को समझ लेते हैं, मान लेते हैं और जो विवाद होता है वो वहीं निपट जाता है। परंतु अगर जैसे कि मान लीजिए कि केंद्र और राज्य बिल्कुल अड़ गए कि हम तो मान ही नहीं रहे, तो वहां पर जो है वो फिर विवाद कहां पर जाएगा, आर्टिकल 131 के तहत। तो ये दोस्तों इस लाइन में ये बोला गया है कि जो अंतर्राज्यीय विवादों का कार्य है वो
सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय करने का अधिकार है 131 के तहत, उसके क्षेत्र के संपूरक है, यानी कि उसके समान ही है, ये इसमें बोला गया है। अब जो अंतर्राज्यीय परिषद है दोस्तों, इसका कार्य सलाहकारी का होता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि दोस्तों जो डिसीजन होता है वो क्या होता है, आपसे सामंजस्य के आधार पर होता है, यानी कि जो परिषद होती है वो एक सुझाव देती है किसको, केंद्र और राज्यों को, कि आप जो है इस प्रकार से अपने जो डिस्प्यूट हैं, विवाद हैं, वो सुलझा लीजिए। तो वहां पर अगर दोनों मान जाते हैं तो वो विवाद वहीं निपट जाता है, परंतु नहीं मानते तो फिर कंडीशन कुछ और होगी। ठीक है, तो ये परिषद क्या होगी दोस्तों, सलाहकारी होती है इसका कार्य, और इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। ये महत्वपूर्ण है दोस्तों कि इसके अध्यक्ष जो होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं। इस प्रकार से अभी वर्तमान में अंतर्राज्यीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन हो गए, तो नरेंद्र मोदी हो गए। इसके बाद है दोस्तों कि इस परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री एवं प्रशासक, जो यूनियन टेरिटरी के प्रशासकों के बारे में हमने डिस्कस किया, वो प्रशासक, फिर इसके बाद 6 कैबिनेट मंत्री जो हैं इस परिषद के सदस्य होते हैं। तो इसमें कौन कौन सम्मिलित होता है, प्रधानमंत्री होते हैं अध्यक्ष, राज्यों के सभी के मुख्यमंत्री होते हैं, यूनियन टेरिटरी के प्रशासक होते हैं, और 6 कैबिनेट मंत्री जो हैं इसमें सदस्य बनाए जाते हैं। अब आता है दोस्तों सरकारी आयोग की बात। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया है कि स्टार्टिंग में जब 263 आर्टिकल में हमारे संविधान में वर्णन दिया गया था अंतर्राज्यीय विकास परिषद के गठन की बात, तो वहां पर जो है स्टार्टिंग में तो कोई इसका गठन नहीं किया गया, परंतु आती है बात केंद्र राज्यों के संबंध पर एक आयोग बनाया गया था, सरकार्य आयोग। ये बना था 1983 में। तो जो केंद्र राज्यों के मध्य संबंध पर सरकार्य आयोग को बनाया गया था, तो इस सरकार्य आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपी थी सरकार को, केंद्र सरकार को 1988 में, और अपनी रिपोर्ट में जो है दोस्तों ये सिफारिश की थी कि संविधान के अंतर्गत नियमित अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का इन्होंने सशक्त सुझाव दिया था। तो इनकी जो रिपोर्ट की सिफारिशें थी दोस्तों, उसमें अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना का भी जो है सुझाव दिया था। तो अब दोस्तों यहाँ पर मैं आपको पहले बता दूं कि केंद्र राज्यों के संबंधों के ऊपर काफी समय जो है आयोगों का निर्मित किया गया है, जैसे कि सरकारी आयोग मैंने बताया, फिर उसके बाद राजमन्नार आयोग, प्रशासनिक सुधार आयोग। तो मैं अगर आवश्यक लगेगा तो मैं उन्हें अलग वीडियो में कवर कर लूंगा। फिलहाल आप जो सरकारी आयोग के बारे में हम जब चर्चा कर रहे हैं तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इसकी सिफारिशें जो है काफी लागू भी हुई हैं। तो जो ये सिफारिश की थी सरकारी आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना संबंधित, तो इन्हीं की जो सिफारिशों को मानते हुए जो केंद्र सरकार है उन्होंने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया है। तो कब हुआ है दोस्तों इसका गठन, 28 मई, इसकी तारीख याद रखें दोस्तों, 28 मई 1990। ठीक है, तो ये याद रखिए दोस्तों कि 28 मई 1990 में इसकी स्थापना कर दी गई है। तो जो ये अंतर्राज्यीय परिषद होगी दोस्तों, इसकी वर्ष में कम से कम 3 बैठक होनी चाहिए, ये इसमें बोला गया था। बैठक जो होगी वो पारदर्शी होगी, यानी कि ओपनली होगी, इसमें किसी प्रकार की कोई गुप्त रूप से बैठक नहीं होती है। तो एवं प्रश्नों पर जो निर्णय होगा वो एक मत से होगा, यानी कि जो भी विवाद आएंगे अंतर्राज्यीय विकास परिषद में या फिर वहां पर जो डिस्कशन होगा वो उन पर जो है सभी एक मत से जो है निर्णय हो जाता है। ठीक है, तो ये दोस्तों परिषद गठन हो गई है, आपको समझ में आ गया, 1990 में बन गई है। तो परिषद के जो सहायतार्थ यानी कि इसकी सहायता के लिए एक सचिवालय होता है जो इसके लिए अलग से कार्य करता है। परिषद की स्थायी कमेटी भी होती है, यह विचारार्थ मामलों पर सतत चर्चा करती है। ठीक है, तो दोस्तों ये अंतर्राज्यीय जो विकास परिषद बनाई गई है इसकी एक स्थायी कमेटी भी होती है, और यह क्या करती हैं, जो चल रहे हैं जिन पर विचार करना है उन पर जो है सतत चर्चा ये करती है। अब दोस्तों हम बात करते हैं लोक अधिनियम और दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रिया। तो केंद्र तथा राज्य के विधायी तथा कार्यकारी लोक अधिनियम, जो केंद्र और राज्यों के जो कार्यकारी अधिनियम होते हैं और जो दस्तावेज होते हैं, दस्तावेजों तथा न्यायिक जो प्रक्रियाएं होती हैं पूरी केंद्र और राज्य की, उनको संपूर्ण भारत में पूर्ण विश्वास और साख प्रदान की गई हैं। इस प्रकार से आप दोस्तों एक मोटा मोटा आप समझ सकते हैं कि जो केंद्र राज्यों के मध्य संबंध जो है किस प्रकार से संतुलित अवस्था में बनाए रखने के प्रावधान हमारे इसमें जोड़े गए हैं, कि अगर विवाद भी हो जाता है तो किस प्रकार से व्यवस्था का गठन हो सकता है। तो वहां पर आप समझ चुके होंगे कि विधायी संबंध किस प्रकार से हैं दोस्तों, प्रशासनिक संबंध किस प्रकार से, और जब आप जो है वित्त आयोग को भी अगर देख लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि वित्तीय संबंध भी किस प्रकार से केंद्र और राज्यों के मध्य स्थापित होते हैं।
ठीक है। अब यहाँ पर एक नोट दिया गया है दोस्तों कि अपने गठन से अब तक जो ये अंतर्राज्यीय विकास परिषद हमने देखी, इसकी 12 बार जो है ये मिल चुकी है, यानी कि इसकी जो बैठक है वो 12 बार हो चुकी हैं और अंतिम बैठक 25 नवंबर 2017 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई थी। तो दोस्तों ये याद रखिए कि इसकी बैठक जो थी वो 12वीं थी, अंतिम 2017 को हुई थी और प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में थी। परंतु जो इसकी मैंने परिषद की स्थायी कमेटी की बात की है यहाँ पर, ये वाली, तो ये जो स्थायी कमेटी की बैठक है दोस्तों, राजनाथ सिंह जो हमारे मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री, उनकी अध्यक्षता में 2018 में भी हो चुकी हैं और शायद वो 13वीं बैठक थी। तो यहाँ पर आप तो सिर्फ इतना सा नोटिस रखिए, ये थोड़ा सा जानकारी रखिए कि ये जो बैठक भी होती हैं दोस्तों, और इसकी अंतरिम बैठक हुई थी 2017 में। तो इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर हम जो है तीनों संबंधों को कवर कर चुके हैं और यहाँ पर जो हमारे केंद्र राज्यों के संबंध है वो काफ़ी जो है आपको समझ में आए होंगे और इस पर जो है काफ़ी क्वेश्चन जो है मेंस में बनते हैं। तो दोस्तों मैं जितना समझ रहा हूँ उनको टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर कंप्लीट किया है और अगर जो स्पेशली रूप से इम्पोर्टेंट है फॉर MPPSC, तो मैं जो है उन पर जो है वीडियो अपलोड करके जल्दी ही संविधान का जो हम DN कर देंगे। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस पर आपको अवेलेबल हो जाएगा। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद और शुभ रात्रि।